इस वीडियो में हम पीएमपी की वोकैबुलरी को देखेंगे उर्दू और हिंदी के अंदर। इससे रिलेटेड हमारी पहले भी एक वीडियो मौजूद है। हम देखते हैं कि हमारे कौन से कंस्ट्रेंट हैं जिनको कंपीटिंग कंस्ट्रेंट कहा जाता है। कंपीटिंग कंस्ट्रेंट का मतलब है ऐसी रुकावटें जो एक दूसरे के साथ आपस में मुकाबला कर रही होती हैं। इसमें आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट की क्वालिटी, प्रोजेक्ट का शेड्यूल, प्रोजेक्ट का बजट, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज और वो रिस्क जो प्रोजेक्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव कोलैबोरेशन का क्या मतलब है? जब भी हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और जैसे जैसे प्रोजेक्ट में काम आगे बढ़ता जाता है तो जो डिटेल्स सामने आती जाती हैं उससे हम प्रोजेक्ट को और डिटेल में समझ सकते हैं। इस चीज़ को प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन बोलते हैं और उस की बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमने किसी घर की वायरिंग करनी हो तो जिस वक्त हम उसकी बुनियादें बना रहे होते हैं हम उसकी वायरिंग का स्ट्रक्चर उस वक्त तय नहीं कर सकते। तो दीवारें खड़ी करने के बाद हम उसकी वायरिंग का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसको प्रोग्रेसिव कोलैबोरेशन बोलेंगे कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे काम होता गया वैसे वैसे उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और ज़्यादा क्लियर होती गई। हम किन वजूहात की बुनियाद पे प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं? मार्केट में किसी नई चीज़ की डिमांड की बुनियाद पर, बिज़नेस की किसी रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर, कस्टमर की रिक्वेस्ट की बुनियाद पर, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की बुनियाद पर या फिर किसी लीगल यानी कि कानूनी ज़रूरत की बुनियाद पर हम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं? हमारे पास 3 तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होते हैं। वैसे 4 तरह के होते हैं लेकिन हम इनको ज़्यादातर 3 तरह में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वो डायरेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का जो हेड होता है वो आपको डायरेक्टिव जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि डायरेक्शंस देता है कि आपने इस प्रोजेक्ट को ऐसे करना है और आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। ये जो ऑफिस होता है ये आपकी कम्युनिकेशन का मेन नुक्ता होता है, मेन मरकज़ होता है। सारे लोग यहीं पे रिपोर्ट करते हैं और यहीं से जो आके रिसोर्सेज जो हैं वो काम करने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की टाइप है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहलाती हैं। यहाँ पे हमारे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और इस तरह की चीज़ें बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं। ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। पहला जो है वो हमें डायरेक्ट रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं कि इसको ऐसे 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 करना है। लेकिन जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप है उसमें कमांडिंग सूरत हाल थोड़ी कम होती है डायरेक्टिव की निस्बत। और वो ये देखता है कि जो लोग भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थर्ड जो फॉर्म है वो है हमारी सपोर्टिव, जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है वो आपको असिस्टेंस देता है, मेंटोरिंग देता है, आपके साथ मिलके काम करता है, आपको डायरेक्शंस नहीं देता। और चौथी फॉर्म जो है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और जो ऑफिस की होती है। इसमें ये ऐसी टाइप है जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बड़े प्रोजेक्ट में जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है वो बना दिया जाता है और जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके टीम मेंबर्स जो हैं या तो वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। आगे आते हैं हमारे पास एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो इंटरनल यानी अंदरूनी या बाहर के फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसके पास किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह के आलात हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं मौजूदा, उसकी कमर्शली कौन कौन लोग उसके साथ हैं या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ हैं, जिस मार्केट में वो काम कर रही है उसकी कंडीशंस क्या हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, स्टैंडर्ड कोड्स और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन से यूज़ कर रही है। और इसके अलावा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सिस्टम क्या है, उसकी सप्लाई चेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो किस हद तक रिस्क को बर्दाश्त कर सकते हैं या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, और जिस जगह पे वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है या वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी जोग्राफ़ी की कंडीशंस क्या है और उसकी मौसम की सूरत हाल कैसी है।